इतवार का दिन था। बूढ़े बुजुर्ग दंपत्ति, एक बूढ़ी औरत, एक बूढ़ा आदमी जो कि वृद्धाश्रम की सीढ़ियों पर बैठे हुए थे और पता नहीं किसकी राह निहार रहे। उनकी आंखों में कशिश थी और वे किसी का इंतजार कर रहे थे। तभी थोड़ी देर के बाद उस अनाथ आश्रम जो वृद्धाश्रम था उस पर आकर एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत लड़की आती है जो कि तकरीबन 22 साल की थी और आकर के बूढ़े बुजुर्ग उन दंपत्ति के पांव छूती है और जो बुजुर्ग दंपत्ति होते हैं उसको गले लगाते हैं और उसके माथे पर अपने सूखे होठों से चूमते हैं और आशीर्वाद देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, बुजुर्ग दंपत्ति अब उस बेटी को, जो लड़की होती है, उसको बिठाते हैं, उससे खूब सारी बातें करते हैं और फिर अब वह कहते हैं बेटी, इस वृद्धाश्रम के अंदर कल ही 2 बुजुर्गों की मृत्यु हुई है और अब हमारा भी कोई भरोसा नहीं है और अब ऐसा किया कर, तू अपने भविष्य की तरफ ध्यान दे और यहाँ आने पर तुम्हारा टाइम खराब होता है, यहाँ पर मत आया कर। लेकिन दोस्तों यह बात जैसी वह कहता उस लड़की से, वह लड़की कहती है कि आप तो बस ऐसे ही कहते रहते हो, ऐसा कैसे हो सकता है बाबूजी। और उसके बाद दोस्तों वह जाने लगती है, कहती है कि मैं फिर आऊँगी और ये बूढ़े बुजुर्ग लोग उसको आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद लेकर के वह लड़की अपनी राह पर निकल जाती है और यह दोनों बुजुर्ग लोग जो पति पत्नी थे उस लड़की की तरफ प्यास भरी नज़रों से देखते रहते हैं और जैसी वह दूर चली जाती है तो इनकी आंखों से आंसू छलक आते हैं। लेकिन करते भी क्या, यह तो एक तरह से होनी थी दोस्तों। अब आधे घंटे मुलाकात के बाद जब वह लड़की जा चुकी थी उसके बाद ये बूढ़े लोग रोने लगते हैं और फिर जो अनाथ आश्रम, जो वृद्धाश्रम के लोग हैं, इनको अपने साथ ले जाते हैं जो और बुजुर्ग थे कि ये तो सब ऊपर वाले की करने का खेल है और आप उदास क्यों होते हो, चलिए अंदर चलिए। दरअसल दोस्तों होता क्या है, इस कहानी के पीछे का पूरा राज यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। बड़ी ही दिल को छू लेने वाली कहानी है और ऐसी ही घटनाएं हमारे समाज के अंदर हम और आप लोगों के बीच में हर कदम पर घटती हैं, लेकिन हम उन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। कितनी कशिश होती है उन बुजुर्गों की, जो सांसें होती हैं उनकी आहम है कि अपने बच्चे अपने से दूर ना हो, लेकिन फिर भी समाज के अंदर जो ये रिवाज चली हुई है वृद्धाश्रम वाली, यहाँ पर बच्चे अपने फर्ज से पीछे हट जाते हैं और माँ बाप को धकेल ही देते हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों एक कहावत है, बूढ़े माँ बाप की सेवा है धर्म सबसे बड़ा, नौकर नहीं वो जड़ हैं जिसकी साख तू खड़ा। दोस्तों ये नॉर्मल सी कहावत है और ये कहावत जहाँ तक है 100% खरी उतरती है। अब इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। मोतीलाल नाम का एक शख्स होता है जो कि बिहार के अंदर रहता है और उसकी शादी हो चुकी है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। अब वह सोचता है कि मैं गांव में हूँ, पुश्तैनी मकान है, कुछ ज़मीन भी है, लेकिन खेती बाड़ी से ज़्यादा आमदनी होती नहीं है। अब वह यह सोच करके दिल्ली की तरफ रवाना होने की प्लानिंग कर देता है। अपनी पत्नी से कहता है कि मैं अब दिल्ली जाना चाहता हूँ कुछ काम धंधा करने के लिए। माँ बाप से आज्ञा लेता है और दोस्तों वह सन 1970 में जब वह 20 वर्ष का था अपनी पत्नी और छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके वह दिल्ली की तरफ रवाना हो जाता है। दिल्ली आने के बाद यहाँ पर वह काम शुरू कर देता है। पहले नौकरी करता है, दूसरे लोगों के दुकानों पर रहता है और धीरे धीरे अब समय गुजरता है तो उसको अब जो इलेक्ट्रिक की दुकान पर वह रहा करता था तो इलेक्ट्रिक की सारी चीज़ों का उसे ज्ञान हो जाता है और अब वह सोचता है कि मेरे पास कुछ पैसे भी इकट्ठे हो गए हैं और अब मुझे अपना काम करना चाहिए। 1980 में वह इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खोल लेता है दिल्ली के अंदर और दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक की दुकान इतनी अच्छी चलती है कि अब उसके पास काफ़ी पैसे हो जाते हैं और वह वहीं पर एक घर खरीद लेता है पंजाबी बाग के अंदर। और जैसे वह घर खरीदता है तो अब उसको अपने बीवी बच्चों की याद आती है। वह अपने बीवी बच्चों को अपने साथ ले आता है दिल्ली के अंदर पंजाबी बाग में और उसके 2 बच्चे थे, बेटे थे। एक 8वीं क्लास में पढ़ रहा था उस टाइम, एक 9वीं 10वीं में पढ़ रहा था। छोटे छोटे बच्चे थे और पत्नी का नाम था शीतला देवी। अब ये अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ दिल्ली में आ चुका था। पंजाबी बाग के अंदर इसका नया मकान था और इसकी अपनी दुकान थी, तो बहुत अच्छा काम यहाँ पर हो चुका था। अब तो दोस्तों यहाँ पर धीरे धीरे समय गुजरता है। जो मोतीलाल के गांव में उसके माँ बाप रह रहे थे उनकी भी समय रहते हुए मृत्यु हो जाती है, तो उनका भी अंतिम संस्कार वगैरह जो भी क्रिया होती है वो करके ये फिर से वापस आ जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता है तो बेटे अब बड़े हो जाते हैं। बेटे तकरीबन 22, 25 साल के हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर जो मोतीलाल जी होते हैं, इन्होंने पहले से ही जुगाड़ बना लिया था, अपनी दुकान में से इतनी कमाई की थी कि अब इन्होंने
एक एक दुकान अपने बेटों के लिए खुलवा दी होती है, क्योंकि इनकी कमाई अच्छी खासी होती थी दिल्ली के अंदर मोतीलाल जी की। बेटों की दुकान खुलवा दी जाती है तो इधर बेटे भी अच्छी तरह से कमाने लगते हैं और सन 1995 में दोनों बेटों की दुकान खुलवाई थी। अब बेटों का अपना काम भी यहाँ पर जम जाता है और अच्छी खासी कमाई इन लोगों की होने लगती है। तो दोस्तों, अब जो पिता और माँ होते हैं वह अपने बच्चे जब जवान हो चुके थे और कमाने खाने भी अच्छी तरह से लगे थे तो उनकी शादी की चिंता करते हैं। सीधी सी बात है भाई, बच्चों की शादी भी करनी है, अपना कमाने खाने योग्य हो गए हैं तो अच्छी अच्छी सी लड़कियां ढूंढते हैं और इन दोनों की शादी भी करवा दी जाती है। शादी हो जाती है और जो पिता होता है मोतीलाल, वह अभी भी दुकान पर काम करता है और धीरे धीरे इसी तरह से समय गुजर रहा होता है। अब जब शादी हो जाती है तो अब घर के अंदर सदस्य बढ़ जाते हैं, क्योंकि इन दोनों लड़कों पर भी बच्चे हो जाते हैं और अब बच्चे हो जाते हैं, ऊपर से 2 लड़के हैं, 2 बहुएं हैं, 4 और बच्चे भी हो गए हैं और ख़ुद 2 ये माँ बाप हैं। तो अब घर के अंदर रहने की जगह नहीं बची थी। तो अब जो मोतीलाल जी होते हैं वह अपना जो मकान होता है पुराना उन्होंने लिया हुआ था दिल्ली में, उसको बेच देते हैं और उसको बेच करके वह एक फ्लैट की तैयारी करते हैं लेने की। 2 फ्लैट तलाश करते हैं 70-70 लाख के और उन 2 फ्लैट्स को ख़रीदने के लिए वह जी जोड़ से जान लगा देते हैं और जो अपनी दुकान थी उसको भी वह बेच देते हैं, जो पुरानी दुकान थी। इन सारी चीज़ों को बेचने के बाद घर मकान और दुकान, वह 2 फ्लैट ले लेते हैं अपने बच्चों के लिए। सोचते हैं कि अब बच्चों के साथ रहेंगे, अब हमारी तो उम्र निकल गई है, बच्चे कमाएंगे, हम आराम से मज़े से रहेंगे पति पत्नी। अब तक तो हम कमाई धमाई में लगे हुए थे, बच्चों को काबिल भी कर दिया था उन्होंने। 70-70 लाख के 2 फ्लैट ले लिए जाते हैं, एक फ्लैट में बड़ा बेटा और एक फ्लैट में छोटा बेटा। इस तरह से वह बांट दिया जाता है। लेकिन इन सारी चीज़ों को लेने के चक्कर में पैसे कम पड़ गए थे, तो जो मोतीलाल जी हैं वो 20 लाख रुपए मार्केट से कर्जा उठा लेते हैं, क्योंकि पुरानी जान पहचान थी तो कर्जा उनको मिल जाता है। अब 20 लाख रुपए उनके ऊपर हो गए थे, यही सोच कर कि भाई बच्चे उतारेंगे। लेकिन दोस्तों, समय का पहिया इतना ख़राब चलता है, जो बच्चे होते हैं अपनी अपनी दुकान में, अपने अपने फ्लैट में, अपने अपने बीवी बच्चों में इतने मशगूल हो जाते हैं कि उनको अपने पिता के ऊपर जो 20 लाख का कर्जा था, जो कि उनके मकान बनवाने के लिए यानी कि उनके फ्लैट दिलवाने के लिए उन्होंने लिया था, अब उसको चुकाना ही भूल जाते हैं। उनके मन में एक तरह से बेईमानी आ चुकी थी और अब वह पैसा देने वाले नहीं थे पिता के ऊपर जो कर्जा था। अब तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, बेटे फ्लैटों में हैं, दुकान लेकर अलग हो रहे हैं और जो ये माता पिता थे मोतीलाल और उसकी पत्नी शीतला, बड़े बेटे के यहाँ पर फ्लैट में रहा करते थे। बड़े बेटे का एक बेटा भी था, यानी कि मोतीलाल का पोता था आर्यन, वो अभी बच्चा ही था 15, 16, 17 साल का। तो वह जो आर्यन होता है वह अपना दादा दादी से बहुत ज़्यादा लगाव रखता है। अब इधर जो दादा दादी होते हैं वह अपने बड़े बेटे से कहते हैं, बेटा ये कर्जा मेरे सर पर है, इसको उतारो, बड़े बेटे और छोटे बेटे को बुला करके। लेकिन दोस्तों वह 2 टूक मना कर देते हैं और कहते हैं, बाबूजी कर्जा आपने लिया है, आप ही चुकाओगे और आपका फ़र्ज़ था बच्चों के लिए घर बनाना, तो आपने अपना फ़र्ज़ निभाया, आपने कोई बड़ा काम नहीं किया है। यानी कि जो पिता गांव से निकलकर शहर में अपना व्यापार जमाता है, काम जमाता है, उसके बाद अपना जमा जमाया काम बेच करके, लिया हुआ घर बेच करके अपने बच्चों के लिए रहने के लिए फ्लैट ले दिलवाता है और फिर कर्जा भी हो जाता है, तो उस कर्जे को चुकाने के लिए बच्चे तैयार ही नहीं है। जबकि पिता ने यही सोच कर लिया था वो कर्जा कि बच्चे काफ़ी अच्छा कमाते हैं, ये चुकाएंगे कर्जा। इससे तो अच्छा पिता वो लेता ही नहीं कर्जा और उन बच्चों को अपने हाल पर छोड़ देता है। लेकिन माँ बाप की आत्मा है जनाब, बच्चों के लिए न जाने क्या क्या करने की सोचते हैं। अब तो यहाँ पर जो कर्जदार होते हैं वे धमकी देने लगते हैं मोतीलाल जी को और आकर उससे कहते हैं कि अगर हमारा कर्जा नहीं दिया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अब यहाँ पर बेइज्जती होती हुई देखकर मोतीलाल जी करते ही क्या, उनकी पुश्तैनी ज़मीन थी गाँव के अंदर और पुश्तैनी घर था, अब वहाँ पर इनको जाना तो था ही नहीं। अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैं गांव जा रहा हूं और जो पुश्तैनी ज़मीन है और जो गांव के अंदर घर है पुराना, उसको बेच कर आऊँगा और ये कर्जा तब चुकाऊँगा, बेटे तो चुकाएंगे नहीं। वह गांव जाता है, लेकिन उसका जो पोता होता है वह सारी चीज़ें देख रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर जो इसके बेटे बहुत ही अच्छी तरह से बात नहीं करते, सीधे मुँह बात नहीं करते, कुछ समझते ही नहीं इनको। तो जो पोता होता है आर्यन, वह बहुत ज़्यादा लगाव रखता है दादाजी से। तो पोता कहता मैं भी गाँव चलूँगा आपके साथ। तकरीबन 16-17 साल का हो चुका था। वहाँ जाने के बाद जो ज़मीन पुश्तैनी बेची, उनके सारे पैसे वैसे लेकर के वापस आए और आने के बाद अब जो मोतीलाल होते हैं सारा कर्जा चुका देते हैं, जो भी उनके ऊपर था 20-25 लाख रुपए जो भी था। और कर्जा चुकाने के बाद अब वो एक तरह से कहते हैं ना, अब फारिग हो जाते हैं।
अब यहाँ पर मोतीलाल सोचते हैं कि देखो बेटों का काम जम गया और कर्जा भी मैंने चुका दिया है, बेटों का रहने का जुगाड़ हो गया, इनके साथ ही हम रह लेंगे, तो अब मुझे दुकान पर जाने की ज़रूरत ही क्या है। क्योंकि मोतीलाल अपनी दुकान को बेचने के बाद अपने बड़े बेटे की दुकान पर चला जाया करता था, थोड़ा सा वहाँ पर पैसों के पास बैठ जाया करता था, यानी कि गल्ले कहते हैं जिसको, गल्ले पर बैठ जाता तो हिसाब किताब लगा लिया करता। लेकिन अब मोतीलाल कहता है कि अब हम आराम से रहेंगे और भगवान की भक्ति करेंगे और अब हरिद्वार जाएंगे। अपने पोते से कह रहे थे मोतीलाल जी। तो जो पोता होता है वह कहता है बाबा जी मैं भी आपके साथ चलूँगा, आप अकेले कैसे जाओगे दोनों, दादा और दादी, और वहाँ पर गिर जाओगे, कहीं कुछ हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों ये तैयार हो जाते हैं। बड़ा बेटा जो होता है वह 1 रुपया भी नहीं देता है, ना ही बड़ी बहू देती है, ना ही छोटा बेटा बहू देते हैं। मोतीलाल जी के पास खुद के पास कुछ पैसे थे, तो हरिद्वार चले जाते हैं। पोता इनके साथ था आर्यन, और फिर हरिद्वार से वापस आते हैं और आकर के अब कहते हैं कि भाई अब हम यहाँ पर आराम से रहेंगे। दोस्तों अब ये दुकान पर नहीं जाते हैं और घर पर ही रहते हैं। तकरीबन 15 दिन गुजर जाते हैं और अब होता है असली खेल तो शुरू। जैसे 15 दिन गुजर जाते हैं, बड़ी बहू को दिखता है कि ये तो थाली बैठे हुए खा रहे हैं, कुछ कमाई धमाई करते नहीं हैं, दुकान पर भी जाते नहीं हैं, तो अब उल्टा ताना मारने लगती है, मेरी छाती पर बैठे हुए हैं और मुझे इतना खाना बनाना पड़ता है और कुछ काम के नहीं दाम के इसी तरह से पड़े रहते हैं, मैं कब तक इनके लिए काम करती रहूँगी, इनके लिए खाना बना के खिलाती रहूँगी। इस तरह की बातें अब जो बड़ी बहू होती है वह लगातार कहती रहती है। तो अब यहाँ पर जो मोतीलाल जी होते हैं बड़े परेशान, ये क्या बात हो गई। अपनी पत्नी से कहते हैं कि ये क्या कह रही है बड़ी बहू। तो पत्नी जिसका नाम होता है शीतला देवी, वह कहती है कि तुम्हें तो अभी सुनाई दिया है ये सब, क्योंकि तुम अभी घर रुके हो, मैं तो पहले से ही सुनती आ रही हूँ ये सब सारी चीज़ें। अब तो यहाँ पर जो मोतीलाल होते हैं बहुत ज़्यादा परेशान, हैरान। अब यहाँ पर जो बुजुर्ग होता है मोतीलाल यही कहता है कि बहू क्या हम काम नहीं करेंगे तो क्या हमें खाना नहीं मिलेगा। बड़ी बहू कहती है क्यों मिलेगा खाना, जब कमाओगे नहीं तो खाना कहाँ से आएगा। अब यह बुजुर्ग आदमी आंखों में आंसू भर लाते हैं और कहते हैं हमने इतने गांव में से उठ कर के तुम्हारे लिए प्रॉपर्टी इकट्ठी की है और तुम्हें अभी भी इससे सब्र नहीं है। कितनी प्रॉपर्टी इकट्ठी करके तुम्हें दे दी है, 4-5 करोड़ का सामान, लेकिन अभी भी तुम्हारा पेट नहीं भर रहा है। अब बहू और ज़्यादा खरी खोटी सुना देती है कि प्रॉपर्टी दी है तो अपने बेटों को दी है और तुम्हारा फर्ज था इतना करने का। दोस्तों ये होता है, माँ बाप कितना भी अपने बच्चों के लिए कर लें लेकिन फिर भी लास्ट में कम ही दिखता है बच्चों को। बहुत बुरी ये एक दशा होती है, पूरे जीवन भर माँ बाप रगड़ रगड़ के कमाते हैं और अंत में बच्चे यही कहते तुमने किया ही क्या है। ऐसे तो हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं, ऐसी कंडीशन हर इंसान के सामने आती है। अब तो यहाँ पर जो बुजुर्ग दंपति होते हैं वह दोनों अब छोटे बेटे के पास चले जाते हैं कि वो रखेंगे। वहाँ जाने के बाद भी जैसे ही जाते हैं तो छोटी बहू इनसे झिल्लाने लगती है और कहती है सब कुछ तो बेचा है गाँव में, अब यहाँ पर क्या लोगे। अब जो पिता होता है मोतीलाल वह कहता है बेटी मैंने कर्जा चुकाया, मैंने कोई ऐसी वैरान नहीं उड़ाए हैं पैसे, और तुम लोगों को तुम्हें प्रॉपर्टी कमा के दे ही दी है मैंने। तो बहू कहती है हमें कुछ नहीं दिया, जो दिया अपने बेटों को दिया है, और तुम अपनी प्रॉपर्टी को भी बेच कर यहाँ पर आ गए हो, यहाँ पर क्या लोगे, और हमारे पास नहीं है कोई जगह, यहाँ पर मत रुको। अब यह बात सुनकर मोतीलाल चलने लगता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए रोकता है कि बेटे को आ जाने दो। शाम को छोटा बेटा आता है तो उससे जब यह बात कहता है तो वह भी अपने पिता को धिक्कार देता है कि हम क्या करें, तो बड़े के पास रहो, हमारे पास क्यों आए हो। उधर बड़ा बेटे के पास जाते हैं, बड़ा बेटा शाम को आता तो वो भी उनको धिक्कार देता और कहता है कि हमने कोई ठेका नहीं ले रखा है तुम्हें रखने का, ना दुकान पर जाते हो, खाली बैठे बैठे कौन खिलाएगा तुम्हें। इस तरह की बातें जब ये माँ बाप सुनते हैं तो बड़ा इनको रोना आता है। उधर जो पोता था आर्यन, उसको बहुत बुरा लगता है, माँ बाप से कुछ कहता भी है लेकिन माँ बाप उल्टा उसमें थप्पड़ मार देते हैं, तू बड़ा आया हिमायती। उसके बाद दोस्तों शाम को मोतीलाल घूमने के लिए पार्क में जाता है, उसके साथ उसका पोता भी था। मोतीलाल अपनी सारी जीवन की पूरी कथा बताता है कि बेटा गांव में हमारे पास ज़्यादा साधन नहीं थे और मजबूरियों में हम शहर आए, शहर आकर मैंने दुकान खोली और फिर अपने बेटों के लिए मकान बनवाए, अपने लिए मकान खरीदा, इनको पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, इनके लिए दुकान खुलवाई, इनके लिए मकान खरीदे करोड़ों में, और करोड़ों की संपत्ति इनको इकट्ठी करके दी, और आज बेटा हमारा ये हाल है, आज हमारे बुढ़ापे में कहीं रोटी भी नहीं है। यह सारी बातें जो पोता होता है, इन्हें सुन रहा होता है, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, अपने माँ बाप को कोस रहा था कि मेरे दादी दादा ने इतना काम किया और फिर भी इनको रोटी नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जो बेटा आर्यन होता है पोता, वह कहता है कि बाबा और माँ
आप यहाँ पर नहीं रहोगे, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ कहीं। और फिर उनको दिल्ली के एक वृद्धाश्रम में ले जाता है और वहाँ पर रख देता है और कहता है माँ और बाबा आप यहीं पर रहोगे और मैं आपसे मिलने के लिए आता रहूँगा। मुझसे नहीं देखा जाता जब मेरे माँ बाप आप लोगों को धुतकारते हैं और गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, उससे तो अच्छा आप यहाँ पर रह लो और मैं तुमसे मिलने के लिए हर संडे आया करूँगा। अब वहाँ पर उनको रख देता है। 2 साल गुजर जाते हैं। 2 साल तक लगातार वह पोता आता रहता है और उसकी पढ़ाई भी चल रही थी। अपने दादी दादा से मिलने के लिए आता, लेकिन बेटा और बहू कोई भी मिलने के लिए उनसे 2 साल में नहीं आया था। अब तो 2 साल गुजरने के बाद एक दिन पोता एक लड़की को अपने साथ लेकर आता है। उसकी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी और नौकरी के लिए जाने वाला था। तो लड़की आती है। लड़की आकर जैसे लड़की साथ आती है तो उससे कहता है बाबा के, बाबूजी के और अम्मा जी के पाँव छुओ। लड़की जब पाँव छूती है, बुजुर्ग लोग कहते हैं भाई बेटा के कौन है ये लड़की, तो बताता है कि यह मेरे साथ रहती है, मेरी दोस्त है। तो दादी दादा समझ जाते हैं कि इसकी गर्लफ्रेंड है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वह आशीर्वाद देते हैं उस बेटी को भी। और अब यहाँ पर लड़के जो पोता होता है आर्यन, उसकी नौकरी लग जाती है। उसकी पढ़ाई पूरी हो गई थी, बीकॉम वगैरह, नौकरी लग जाती है 60,000 रुपये की। और वह राजस्थान जाना है उसको ट्रेनिंग लेने के लिए। और उसके बाद दादी दादा बहुत खुश होते हैं, बेटा तेरी नौकरी लग गई। और अब जो आर्यन होता है अपनी गर्लफ्रेंड जो होती है उसके साथ, उससे कहता है कि मैं जब तक ट्रेनिंग करूं तब तक तुम्हें मेरे दादी दादा का ख्याल रखना है, यहाँ आकर के रोज़ पूछना है इनका हालचाल। उसके बाद दादा दादी से विदा लेकर के जो पोता आर्यन होता है वह जाने लगता है। दादा दादी की आंखों में आंसू थे कि पोता जा रहा है। और दोस्तों उसके बाद वह ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। पीछे से उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वह दादी दादा के पास आती, उनकी सेवा करती, उनको पूछती कुछ खाने के लिए लाना है और उनके साथ खूब हंस बोल कर जाया करती। लेकिन दादी दादा एक दिन कहते हैं कि बेटी हमारे चक्कर में अपनी ज़िंदगी को ख़राब मत करो, अपना भविष्य देखो। यहाँ पर 2 बुजुर्गों की मौत अभी अभी हुई है और हम भी बुजुर्ग ही हैं, हमारा क्या भरोसा है। लेकिन दोस्तों वह बेटी लगातार आती रहती है और ये बूढ़े लोग उसको आशीर्वाद देते रहते हैं। कुछ दिनों के बाद वह लड़का कोचिंग के बाद आर्यन वापस आ जाता है और एक अच्छा सा फ्लैट खरीदता है और वहाँ पर अपने दादा दादी को ले जाता है। और उसके बाद दादा दादी से कहता है कि मुझे शादी करनी है लड़की से। और उसके बाद उसकी शादी करवा दी जाती है। लेकिन शादी के अंदर अपने माँ बाप को और अपने चाचा चाची को नहीं बुलाता है। शादी होने के बाद अब जो उसके माँ बाप होते हैं उनको पता लगता है और वे कहते हैं उससे क्या वही तुम्हारे सब कुछ हो गए, हम तेरे माँ बाप नहीं है, तू हमारा बेटा नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो वो कहता है लड़का, वह कहता है कि आज के ज़माने में कोई किसी का बेटा नहीं, कोई किसी की बहू नहीं, और मुझसे कांटेक्ट मत रखा करो, मैं अब तुम्हारा नहीं हूँ, मैंने तुम्हारे सारे कर्तव्य देख लिए हैं। और उसके बाद अपने दादा दादी के साथ वहीं पर अपनी पत्नी हो चुकी है और अच्छी नौकरी है और उनको एक बच्चा भी हो जाता है। अब अपने पोते के बेटे को यानी कि परपोते को वह दादा दादी बड़े हंस हंस कर खिलाया करते हैं और अच्छे से उस घर में वह सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों यह कहानी थी। बुजुर्ग जब इंसान हो जाता है तो उसका कोई नहीं होता है सहारा। बुजुर्ग इंसान सोचता है, अंत में वो सोचता रहता है कि भाई मैंने पूरे जीवन भर कमाया लेकिन आज मेरा कोई साथी नहीं है। और यही होता है दोस्तों, पूरे जीवन भर इंसान कमाता है, लास्ट में जिन बच्चों के लिए उसने पूरी ज़िंदगी को खपा दिया, अंत में वही बच्चे उनको घर से निकाल देते हैं। वृद्धाश्रम भरे पड़े हैं दोस्तों आज के दौर में। बच्चे अपने माँ बाप की शर्म नहीं करते हैं। तो ऐसी ज़िंदगी भी क्या ज़िंदगी जहाँ पर माँ बाप की सेवा ना कर पाए पूरे जीवन भर और सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहे। माँ बाप तो वो चीज़ है दोस्तों जिनके लिए अगर हम अपनी खाल की जूती भी बनवा देना, चमड़ी को उतरवा करके और चमड़ी की जूतियाँ बनवा कर उनको पहनाई जाएं, तब भी उनका कर्ज नहीं उतरता है। क्योंकि उनका कर्ज इतना होता है, जिन्होंने हमें इस धरती पर लाया, जन्म दिया और जीना सिखाया, कमाना खाना सिखाया, रहना सहना सिखाया। बहुत बड़े उपकार होते हैं माँ बाप के। लेकिन आज के दौर में इन चीज़ों को कोई नहीं मानता है। दोस्तों वही कहावत मैं दोबारा कहना चाहूँगा, बूढ़े माँ बाप की सेवा है धर्म सबसे बड़ा, नौकर नहीं वो जड़ है जिसकी साख तू खड़ा। तो दोस्तों ये चीज़ें समझनी चाहिए हर इंसान को। तो यहाँ पर मैं वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, कुछ नाम ले पाऊँगा जो थोड़े बहुत मैं ले सकता हूँ, ज़्यादा नाम नहीं ले पाऊँगा। हमारे साथ हैं विमलेश भाई हैं, बहुत बढ़िया कहानी सर जी, दिल को छू गई। मैं रोशन नोएडा से हूँ, आईडी विमलेश के नाम से है। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं। राम बहादुर सिंह कमेंट करते हैं वेरी नाइस स्टोरी, और जो कि रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं। दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। और श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से हैं। खेमराज भाटी कमेंट करते हैं। और दिलीप राजपूत कमेंट करते हैं। सुखबीर कुमार कमेंट करते हैं। और उसके बाद लाला राम
शंखवार कमेंट करते हैं। उसके बाद नूर नाम से आईडी कमेंट करते हैं। साहब सिंह कमेंट करते हैं और मोहम्मद कलमुद्दीन कमेंट करते हैं। भीम कसारे कमेंट करते हैं महाराष्ट्र से, और खेमराज भाटी कमेंट करते हैं, और श्रवण स्वामी कमेंट करते हैं। और जानकी गंगवार हमारी बहन कहती हैं, नमस्ते भैया जी, एक बार 4 बच्चों को बाप पाल सकता है, पर 4 बच्चे एक बाप को नहीं पाल सकते। ये कहानी बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही कहनी बहन, ऐसा ही होता है। राम बहादुर सिंह हमारे भाई कमेंट करते हैं। कुछ भाई फेसबुक पर हैं, उनके भी नाम मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। हमारे साथ है सुजीत कुमार, नमस्कार गुरुजी। मिर्जा बेग कमेंट करते हैं, सुरेश कुमार आपकी वीडियो देखकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपकी नई नई कहानियाँ आती रहती हैं। राम शब्द हमारे भाई कमेंट करते हैं, राम राम जी। और पंकज कुमार, सुरेश भाई नमस्कार, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैनुद्दीन अंसारी, गलत काम का गलत नतीजा, बिल्कुल जी। और उसके बाद अशोक कुमार हमारे भाई कमेंट करते हैं, और जो कि बहुत ही सपोर्ट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नरसी लाल बहुत ही सुंदर बातें बताते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। राम गोसाई कमेंट करते हैं। मुकेश कुमार यूपी 83 से। धीरज बनवाल, क्या हो रहा है, क्या होगा आने वाले समय में, जी बिल्कुल। और मोनू जैन हमारे भाई कमेंट करते हैं। कृष्णा साहू कमेंट करते हैं और कह रहे हैं कि सर गंडक नदी है। हाँ, गंडक नदी ही थी वो, बाद में मुझे भी पता चला था कृष्णा भाई। देवेंद्र सेन हमारे भाई कमेंट करते हैं। तो दोस्तों, जो भी भाई रह गए हैं उनका नाम मैं अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा, और अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।